हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको पता है आपकी एग्जाम की डेट बढ़ चुकी है, अपने पास समय भी मिल चुका है कि हम लोग पूरा अपना सिलेबस वापस कवर कर सके। तो यूनिट 5 हमारा रह गया था, तो यूनिट 5 से हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास की। कंटिन्यू लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चूंकि मैं अभी आपको पीडीएफ सेंड नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको बताया था कंडीशन मेरे साथ बहुत गंदी हो चुकी थी। आप सबको पता है मेरा चैनल भी हट गया था। मेरा टेलीग्राम किसी ने लॉगिन किया, उसको पूरा डाटा हटा दिया। तो मेरे को अकाउंट डिलीट करना पड़ गया। जब डिलीट किया तो पूरा डाटा चला गया मेरे पास से। और लैपटॉप में इतना डाटा नहीं था मेरे पास, तो मैं वापस नोट्स बना रहा हूँ। अब जो बना रहा हूँ तो मैं प्रॉपर सेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये जैसे क्लास फॉर्मेट होता है वही मैं आपको सेट कर रहा हूँ। अलग से मैं आपको सेट नहीं करवा पा रहा हूँ, तो समय कम है। लेकिन मैं प्रयास करूँ, जैसे ही यूनिट होगी, यूनिट खत्म होने के 1-2 दिन बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो इस बार उल्टा आपको करना है कि आपको क्लास में ही अच्छे से बैठना है। प्रिंट आउट आपके पास नहीं पहुंच पाएगा पहले से। क्लास में ही टॉपिक को सुनना है, एग्जाम ओरिएंटेड। फिर आपके लिए उसको प्रिंट आउट बाद में करवा लेना, ठीक है ना। या आप चाहो तो शॉर्ट पॉइंट या की पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। आज का टॉपिक है, यहाँ से यूनिट 5 शुरू होगी। लगभग 10 क्लास यूनिट 5 की हम लोग करेंगे, और ज्यादा भी हो सकती है। वो बहुत बड़ा टॉपिक है यूनिट 5 में। यूनिट 5 और 6 आपको यहाँ पे देखो, यदि आपने सिलेबस देखा होगा। यूनिट 5 आपका मध्यकालीन इतिहास है आपका। ये बेटा मध्यकालीन इतिहास है। एक मिनट, आवाज वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, देख लूँ मैं। आवाज वगैरह हो रही है रिकॉर्ड। मध्यकालीन इतिहास है, जहाँ पे आज की जो क्लास होगी आपकी किस पे होगी, संकल्पनाओं पर, विचार पर होगी। जो आपके शब्द दिए गए उन पर होगी, ठीक है ना। फिर आपका दूसरा यहाँ से हम लोग कर लेंगे, या फिर हम लोग वही क्रम करेंगे कि स्रोत क्या है जानने की। फिर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्रम से, ठीक है ना। इन सबको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हालांकि इन सबको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यदि आपने ध्यान दिया हो। इन सबको हम लोग पढ़ चुके, कश्मीर के राजाओं को पढ़ चुके हम लोग, बराबर ना। इन सबको लास्ट यूनिट डिटेल से पढ़ चुके हम लोग, ठीक है ना। तो यूनिट 6 आपकी हो जाएगी किसी, मध्यकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, इतिहास की, धार्मिक जीवन की। बहुत छोटा सा यूनिट है आपका, ठीक है ना। चलो, तो बिना समय गवाए क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक रहेगा मध्यकालीन संकल्पना, जैसे सुलह और कुल क्या होता है। आपने अकबर की सुलह कुल की नीति सुनी होगी। सुलह ए कुल की पॉलिसी आपने सुनी होगी। तो उसी की यहाँ पे चर्चा करना है कि वो व्हाट इज दिस। देखो, अकबर द्वारा एक शांति की नीति अपनाई गई थी, पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सल पीस की अपनाई गई थी, जिसके प्रतिपादन उसके दरबारी अबुल फजल तथा फैजी द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछा जाता है कि सुलह ए कुल की नीति किसने बनाई थी, तो अबुल फजल और फैजी का नाम आपको याद रखना है। उसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं किसी धर्म के विशिष्ट लोगों के पास नहीं है। उसी प्रकार बादशाह के उत्तम शासन का लाभ भी किसी उत्तम शासन का लाभ भी क्या सभी को प्राप्त होना चाहिए। तभी न्यायप्रिय शासक माना जाएगा कौन, अकबर। अर्थात सुलह की कुल की नीति में सभी प्रजा की शांति के लिए, सद्भाव के लिए अपनाने की नीति थी। मतलब सभी प्रजा, मतलब कोई भी धर्म नहीं है यहाँ पे, कोई व्यक्ति नहीं है, सभी की हम बात करेंगे, ठीक है ना। इस नीति के अनुसार बादशाह को ईश्वर का पितृ माना गया। इस नीति का अनुसरण करते हुए अकबर ने अपनी धार्मिक नीति बनाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सिया, सुन्नी, हिंदू, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना था। यह तकावी ऋण क्या होता है, तकावी। तो मध्यकाल में उद्यमी, जो व्यापारी होते थे, वस्तु विनिर्माण और विशेषकर कपड़ों के उत्पाद के लिए आवश्यक कच्चा माल जुटाने में समर्थ थे। कृषि के प्रसार एवं सुधार के लिए मुगल राज द्वारा किसानों को प्रोत्साहन एवं ऋण भी प्रदान किया जाता था। इसे हम क्या, तकावी ऋण कहते हैं। तो कृषि के सुधार में, जो आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, जो आपको मुगल साम्राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा, राज्य के द्वारा दिया गया लोन है, लोन को हम तकावी ऋण कहते हैं। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन करने हेतु तकावी ऋण नामक ऋण दिया था, जिसे सौंदर्य कहा गया। तो यार हमें सौंदर्य किसे कहते हैं, सौंदर्य तकावी ऋण को ही कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसी का रखना है, सौंदर्य किसको, तकावी ऋण को कहते हैं। और एमबीडी के टाइम पे लॉन्च किया गया, दिया जा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एकता व्यवस्था क्या बेटा, एकता प्रणाली प्रारंभ की इल्तुतमिश, किसने बेटा, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। तो एकता प्रणाली बहुत बड़ी है, एकता सिस्टम बहुत बड़ा है आपका। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली प्रारंभ की थी, जिसका अर्थ क्या था, धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत के बाहर फारस एवं पश्चिम एशिया में पहले ही हो चुकी थी। इल्तुतमिश ने क्या, एकता प्रारंभ किया था, इसका अर्थ क्या था, धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। एकता व्यवस्था की शुरुआत भारत के बाहर फारस में और पश्चिम एशिया में पहले हो चुकी थी। भारत में पहली एकता मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को फांसी के रूप में प्रदान की गई थी। एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जजिया की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम जजिया कर अरबों के द्वारा लगाया गया था, अरबों द्वारा लगाया गया था।
यह शरीयत में वर्णित चार मौका खुम्स, जजिया, जगात और उस्र में से एक है। क्या यह शरीयत में वर्णित प्रमुख खुम्स, जजिया, जगात, उस्र में से एक है। जजिया और खुम्स दोनों ऐसे कर हैं जो गैर मुसलमानों से वसूले जाते थे। किससे बेटा? गैर मुस्लिम से वसूले जाते थे। जजिया का अर्थ होता है मुआवजा। जजिया का अर्थ क्या होता है? मुआवजा होता है। जिसने यह कर वसूल जिस जिनसे यह कर वसूला किया जाता था वे जिम्मी कहलाते थे। क्या रखना? जजिया का अर्थ क्या? मुआवजा है, मुआवजा। जिनसे यह कर वसूला उनको क्या? जिम्मी कहते हैं। ठीक है ना। एक तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस वसूली का आधार सुरक्षा प्रदान करना था। जो लोग सैनिक सेवा नहीं देते थे उनकी सुरक्षा का भार मुसलमानों अथवा राज्य पर होता था, अतः उनकी सुरक्षा में एवज में जजिया कर लिया जाता। इस प्रकार से जजिया करके आपका एक प्रकार से धर्म निरपेक्ष कर हो जाता। क्यों? क्यों धर्म के आधार पर नहीं लिया जा रहा, क्या मुस्लिम हो या कौन हो, आपको इस आधार पर लिया जा रहा है जो सैनिक सेवा नहीं दे रहे थे। बोले था ना, जो सैनिक सेवा नहीं दे रहे उनकी सुरक्षा का भार मुसलमानों अथवा राज्यों पर हो जाता था। इसलिए आपको जजिया देना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो जजिया आपसे इसलिए नहीं लिया जा रहा कि मुस्लिम हो, जजिया आपसे इसलिए लिया जा रहा है कि आप सैनिक कार्य नहीं कर रहे हो, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी, गवर्नमेंट की होगी। इसलिए आपसे जजिया लिया जा रहा है। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। बराबर। आगे बढ़े हम लोग। ब्राह्मण, स्त्री और बच्चों, अनाथों, अंधों तथा विधवाओं से एक असुन्निप कर नहीं वसूला जाता था। अकबर ने अब डेट पूछी आती है यहाँ से। अकबर ने 1564 में जजिया कर को हटा दिया था, जिसे पुनः औरंगजेब ने 1679 में। 1564 आपको रखना है और 1679 आपका रखना है। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। फिरोज तुगलक ने क्या बेटा? ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली की थी। इस बात को आपको याद रखना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जजिया संग्रह का कार्य ब्राह्मण वर्ग द्वारा ही संपादित किया जाता था, अतः उन्हें जजिया से मुक्त रखा जाता था। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं अमरम। अमरम एक प्रकार की भूमि थी। अमरम क्या थी बेटा? एक प्रकार में दान में दी जाने वाली भूमि थी, जिसे विजयनगर शासकों द्वारा अपने मिलिट्री कमांडर्स को प्रदान किया जाता था। एकता प्रणाली की तरह वेतन के स्थान पर अधिकारियों को भूमि राजस्व प्रदान किया जाता था। इस राजस्व से सेनानायक एक टुकड़ी का पालन पोषण करते थे। अमरम भूमि का उपयोग के कारण क्या? अमरम भूमि का उपयोग करने का इन्हें अमर नायक कहा जाता था। और अमर नायक की स्थिति सैनिक सामंत, मिलिट्री फ्यूडल लॉर्ड्स के समान थी, जो केंद्रीय सेंट्रल रेवेन्यू का अंश चुकाकर उस भूमि पर प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण बनाए रखते थे। ठीक है ना। यह रखना। तो अमरम भूमि क्या थी? एक बार दान भूमि थी, जो कि विजयनगर शासकों द्वारा सेना नायकों को उनको वेतन के बदले दी जाती थी। एकता प्रणाली में भी दी जा रही है बेटा, वेतन के स्थान पर अधिकारियों को भूमि दी जा रही है। अमरा भूमि का उपयोग करने का अमर नायक कहते थे। अमर नायकों की स्थिति सैनिक सामंत के समान थी, जो केंद्रीय राजस्व का अंश चुका और भूमि प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण करते थे। वे राज दरबार में सेवा के लिए उपस्थित होते थे। ब्राह्मण आक्रमण के समय, बाह्य आक्रमण के समय अपनी सैन्य सहायता भी देते थे राजा महाराजाओं के लिए, परंतु सामंतों की भांति उनकी भूमि पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था। सामंत वंशानुगत थे, बट ये वंशानुगत नहीं थे। चौथ की बात करूं, चौथ तो मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का कर था अथवा भू राज था, जिसकी शुरुआत शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी। यह एक ऐसा कर था जिसे मराठे बाहरी क्षेत्र से वसूल करते थे। चौथ अदा करने वाले राजा अथवा शासक पर मराठों द्वारा आक्रमण नहीं किया जाता था, तथा बाहरी आक्रमण की स्थिति में उनसे सुरक्षा भी की जाती थी। यह कर अदा करता राज्य की कुल आय का एक चौथाई होता था। इसका उपयोग मराठों द्वारा अपनी सैन्य शक्ति की विस्तार हेतु किया जाता था। इससे मराठों की स्थिति मजबूत हुई और राजनीतिक परिदृश्य में उनका महत्व बढ़ गया। पोलीगरों की बात करते हैं। पोलीगरों की तो विजयनगर साम्राज्य में जिन सेनापतियों को सेवा के बदले अमरम जागीर प्रदान की गई, उन्हें अमर नायक या पोलीगर कहा जाता था। अर्थात सैनिक शासक अथवा नायक ही पोलीगर कहलाते थे। पोलीगर किसे? विजयनगर साम्राज्य जिन सेनापतियों को अमर भूमि दी जा रही है उन्हें अमर नायक या पोलीगर कहा जाता था। अर्थात सेना नायक क्या आपके नायक या पोलीगर है। ये पोलीगर केंद्रीय सेवा में निश्चित संख्या में सैनिक रखते थे। कालांतर में इनकी शक्ति बढ़ गई और विजयनगर साम्राज्य के पतन की एक भूमिका निभाते। जागीर क्या होती? जागीर क्या होती बेटा? जागीर
तो मुगल काल में जागीर भूमि की प्रशासनिक इकाई थी। जिसे जागीर प्रदान की जाती थी उसे जागीरदार कहते थे। वास्तव में मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी। जिन मनसबदारों को नकद वेतन मिलता था उन्हें जागीर नहीं दी जाती थी। वेतन के रूप में प्रदत्त जागीर को वतन जागीर कहा जाता था। इस सल्तनत कालीन एकता प्रथा के समान थे के प्राप्तकर्ता मनसबदार अपने क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र को सैनिक सहायता भी देते थे। मनसब क्या बेटा? मनसब प्रणाली का उद्भव तो मध्य एशिया में हुआ था। मुगल काल की प्रशासनिक विशेषता थी। मनसब का अर्थ था पद, स्थान अथवा ओहदा, जो किसी व्यक्ति के पद को सूचित करता है, उसके ओहदे को सूचित करता है। मनसब प्राप्त व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। यह प्राय अमीर वर्ग, सरदारों, सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था। मनसब आपके दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। आईने अकबरी में 66 मनसब श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, किंतु अबुल फजल 33 मनसब का विवरण देता है। इस पर वेतन और भत्तों को निर्धारित करने के लिए मनसब का प्रयोग किया जाता था। देशमुख क्या बेटा? तो मध्यकाल में विशेषकर मराठाओं के अधीन ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख देशमुख होता था। इसे मुकद्दम खुद और चौधरी की संज्ञा दी जाती थी। ये पद अनुवांशिक होते थे। जागीर और संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित समस्त अभिलेख उनके पास होते थे। स्थानीय जनता से कर वसूल कर उन्हें केंद्रीय राजस्व तक पहुंचने का कार्य भी देशमुख करते थे। नाड़ू की बात करते हैं तो नाड़ू चोल साम्राज्य की प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य मंडलों में विभाजित था, जो प्रांत स्तर की इकाइयां थी। मंडलों को आगे वलनाडु कहते थे। देखो, नाडु चोल साम्राज्य की इकाई नाडु पढ़ चुके हम लोग पहले ही, ऑलरेडी चोल साम्राज्य पढ़ चुके मोस्टली, ठीक ना। इसमें नाडु आपका आएगा, नाडु का वलनाडु आपका आएगा, जो कि क्षेत्रीय इकाई थी। नाडु आधुनिक जिला के समान थे। पूछा गया है, नाडु आधुनिक जिला के समान थे, जिसका प्रशासन नट्टार सभा द्वारा संचालित था। यह आधुनिक जिला परिषद के समान थी। ये नट्टार सभा आपसे पूछी गई है। आधुनिक जिला परिषद की भांति कार्य करती थी, जिसके अधीन आने वाले सभी गांवों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसका मुख्य कार्य राजस्व प्रबंधन करना था। क्या था? राजस्व प्रबंधन करना था, ठीक ना। इसे किसी प्रकार के भू राजस्व में छूट से अधिकार प्रदान था। यह मंदिर प्रबंधन का भी काम करती थी। कालांतर में विजयनगर साम्राज्य की न्यायिकर व्यवस्था तथा अमरम व्यवस्था के कारण स्थानीय प्रशासन की स्वायत्ता बाधित होती है, ठीक है ना। ये आपको इतना याद रखना है। प्रमुख शब्दावली मैंने आपको करा दी इस टॉपिक में। इस क्लास में छोटी सी क्लास थी। अगली जो क्लास होगी आपकी, उसमें टॉपिक रहेगा मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत, जहाँ पे मुख्यतः आपका इसमें साहित्य रहेगा। साहित्य में बहुत सारी बुक्स आपके सामने आएंगी, ठीक है ना। ठीक है ना। अभी नोट्स का थोड़ा वेट करना, आप क्लास एंड होती है मैं आपको नोट्स दूंगा। और अच्छा, क्लास किस टाइम पे अपलोड हो रही है? तो किसी भी टाइम पे मैं अपलोड करूँ तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक करते जाना। क्या? प्लेलिस्ट चेक करते हैं। हाँ, इन पीडीएफ को मैं आपको भेजता जाऊंगा तुरंत। मैंने सेव कर लिया मैं इसको। छोटी छोटी पीडीएफ मैं आपको भेजता जाऊंगा, जैसे एक साथ मैं आपको भेजूंगा अलग से, और इनको भेजता जाऊंगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। अच्छा, एक और चीज मैंने शुरू किया, दो स्क्रीन कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्यूआर कोड दिख रहा है आपको। क्लास आपको मोस्टली फ्री है, पता है, बट आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यदि आपको लगता है क्लास पसंद आ रही है तो कुछ पेमेंट आप दे सकते हो। इससे कुछ एसेसरी नीड पड़ती है, कुछ पड़ती है, तो सपोर्ट हो सके। कभी बुक्स लेना है, कुछ हो सके, आपके लिए सपोर्ट हो सके, ठीक है ना। तो 1 से लेके 1 लाख तक जितना भी आप चाहो पेमेंट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट हो आप लोग क्लास में पिन कर देना, आपको मेंटर पिन कर देना, आपको नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट सॉल्व हो जाएगा।